Hello dear students. So today we are going to cover all the points related to thermodynamics which were deleted for the students of last year, but for all of you these are included. Okay, so we will start it. So thermodynamics deleted syllabus we are dealing with. First was thermodynamic introduction that I had taken in the previous lecture, first lecture of thermodynamics. So now today 4.2.6 means thermodynamic equilibrium. This one also I had discussed, but once again I am discussing it for all of you. Okay, so thermodynamic equilibrium, this deals with the terms like pressure, temperature, volume terms which are also known as state functions. Okay, पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो ये लेक्चर आपको इजी लगेगा, राइट? तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसके बाद में ये टर्म समझ में आएगी क्योंकि रिलेटेड है इसीलिए. तो we are considering a movable piston, okay, where T1, P1 and V1 are the initial temperature, pressure and volume, and which we also call as state functions. Okay, depend only on initial and final state. Those functions are called as state functions, right? So when इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब सब कुछ कांस्टेंट होगा, नो चेंज होगा, राइट? सो व्हेन पिस्टन इज मोशनलेस, मतलब ये जो पिस्टन है मोशनलेस होगा, मतलब मोशन में नहीं होगा, देन दिस स्टेट फंक्शंस आर कांस्टेंट, मतलब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं करेंगे. दैट इज देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट. कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये बीकर में से बाहर नहीं जाएगा ना अंदर आएगा, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? फिर एक कंडीशन देखी हमने कि व्हेन पिस्टन इज मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब हमने क्या किया है, पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो गैस क्या होगी? ऊपर अगर ये पिस्टन जाएगा तो गैस विल एक्सपांड. यस, सो उस समय क्या होगा? जैसे ही गैस का एक्सपेंशन शुरू होगा उसका प्रेशर चेंज होगा, ऑब्वियसली गैस है तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, राइट? तो दिस थ्री टर्म्स विल वेरी कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पिस्टन एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज नॉन इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो टर्म्स थी वो अब कांस्टेंट नहीं रही, वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो समझ में आया डिफरेंस? व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम? नॉन इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट नहीं रहेंगे ये वेरिएबल्स, और इक्विलिब्रियम में वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, राइट? फिर इसके बाद में अगर मूवमेंट ऑफ पिस्टन स्टॉप्स, हमने क्या कोशिश की कि पिस्टन का मूवमेंट जो है वो स्टॉप किया है, तो प्रेशर क्या होगा? चेंज फ्रॉम P टू P2, ठीक है, जो इनिशियल था उससे P2 पे आ गया और V से V2 पे आ गया, और इस समय हमने टेम्परेचर को कैसा रखा है? कांस्टेंट. सो अगेन पिस्टन बिकम मोशनलेस, राइट? पिस्टन कैसा हो जाता है? मोशनलेस हो जाता है. देन द गैस इज इन अनदर इक्विलिब्रियम. एक इनिशियल इक्विलिब्रियम था और एक फर्दर जब एक्सपांड होने के बाद फिर से हमने पिस्टन को स्टॉप किया एक जगह पर, तो एक दूसरा इक्विलिब्रियम उसने अटेन किया है, राइट? तो ये जो है सिस्टम पूरा जो वर्क हो रहा है, हेंस अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विथ टाइम. ठीक है, जब ये जो स्टेट फंक्शंस है ये टाइम के साथ वेरी नहीं करते, कांस्टेंट रहते हैं, कि कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. एंड दिस इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑफ इम्पोर्टेंस. ओके, तो इसमें हम पहले देखेंगे आइसोथर्म, देख चुके हैं ये सब, सिर्फ एक शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगी. कंडीशंस हमने देखी थी, प्रोसेसेस, कि अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी उस समय कैसा रहेगा? आइसोथर्मल मीन्स थर्मल कंडीशन विल बी कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा टी विल बी जीरो एंड डेल्टा वी विल ऑल्सो बी जीरो. आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. इस समय हम कौन से एग्जाम्पल देख रहे थे? ओपन कंटेनर्स के. उस समय क्या होता है? गैस कांस्टेंट रहती है ओपन कंटेनर्स में, तो देयरफॉर डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो. आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम. तो उस समय हम कौन सा एग्जाम्पल देख रहे थे? क्लोज कंटेनर से. क्लोज कंटेनर में अगर प्रोसेस हो रही है तो उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज जीरो, मतलब हीट चेंज, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटेड कंटेनर, थर्मस फ्लास्क वगैरह में
हम जो टेम्परेचर पे या गर्म जैसे ही हम भरते हैं लिक्विड्स, तो वो वैसे ही रहते हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड, राइट, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आफ्टर सम पीरियड वो ऑब्वियसली हीट रिलीज होने की वजह से चेंज होते रहते, लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ दे आर केप्ट इंसुलेटेड, अच्छा इंसुलेशन रहा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं, राइट। ठंडा पानी ठंडा, गर्म पानी गर्म। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक बड़ा सा पिस्टन का ही एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमने गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया था, वो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डिस्कशन इसका हो चुका है, ठीक है। तो इतना पोर्शन एक पॉइंट था जो कवर नहीं हुआ था, इसको मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4.11.3 वाला पॉइंट जो डिस्कस करने का है, इसके बाद में पूरा पोर्शन कवर करेंगे, राइट, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक बोल सकेंगे, ओके। इम्पॉर्टेंट है एंड सिंपल है। देखो, तो स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल, पहले इरिवर्सिबल वर्ड को समझते हैं क्या होता है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार जो प्रोसेस हो गई वो फिर से रिवर्स नहीं होगी, राइट। और उसी प्रोसेस को हम एक और वर्ड बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स की टर्म में, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑकर नेचुरली, अपने आप होगी। दिस डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ऑकरेंस, मतलब और कोई दूसरा इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए इस रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। एंड दिस रिएक्शन जो है वो कभी फास्ट भी हो सकती, कभी स्लो भी हो सकती, अपने आप होती है वो रिएक्शन, राइट। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये इसमें हम स्क्रीनशॉट में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो और ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, वैसे और डिटेल में डिस्कस किए हैं मैंने। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्वेस NaOH एंड HCl सॉल्यूशंस व्हेन मिक्स टुगेदर। क्या होगा, NaOH और HCl को मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा, जिसमें डेल्टा HF नॉट की वैल्यू कितनी है, -57 किलोजूल, ठीक है। तो इसमें बताया कि ये प्रोसेस होने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मीन्स जैसे ही हम ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे अपने आप रिएक्शन होगी, HCl और NaOH दोनों कंज्यूम होकर नया प्रोडक्ट बनेगा, NaCl और वाटर। सिमिलरली जब हम वाटर को, सेकंड पॉइंट देखिए, वाटर जब हम हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करेंगे तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, अपने आप वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब अपने आप होगी। द फ्लो सीजेस, मतलब स्टॉप कब होगा वो फ्लो, व्हेन टू लेवल्स बिकम इक्वल और व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मतलब दोनों साइड में जब इक्विलिब्रियम होगा तभी वो प्रोसेस स्टॉप होगी, नहीं तो वो कंटिन्यू चलती जाएगी, राइट। थर्ड पॉइंट देखो कि आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको मालूम है कि मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड ही बनेगा, फिर से आइस नहीं रहेगा। लास्ट पॉइंट कि अगर हॉट कॉफ़ी इज़ प्लेस्ड इन अ रूम तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो सराउंडिंग से भी हीट कंज्यूम करती है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार ठंडी हो गई तो फिर से अपने आप गर्म नहीं होगी, उसको गर्म करने के लिए एक्सटर्नल हीट लगानी पड़ेगी, राइट। तो दीज आर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होती है, इसको करने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। इट ऑकर्स ऑन इट्स ओन, मीन्स दे आर इरिवर्सिबल, ओके। सो नाउ की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रोसेस के, कि इट ऑकर्स ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, इसीलिए कैसी है, इरिवर्सिबल है, राइट। एंड कैनॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट। अगर कोई एक्सटर्नल कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो ही ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर वैसा हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। बट हमने मेन फर्स्ट पॉइंट में ही ये डिस्कस किया है कि दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो ओनली सिंगल डायरेक्शन में ये होगी, राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन हम बोल सकते हैं स्पेशली। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन बी रैपिड और स्लो, ठीक है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। वाई, बिकॉज इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन बट कंटिन्यू स्टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। रेट ऑफ रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है,
इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, रैपिड भी, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रही है, फास्ट हो रही है कि स्लो रिएक्शन हो रही है, हम देखते हैं। पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस उससे डील नहीं करती है। लेकिन ये रिएक्शन कब तक होगी, जब तक इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेसेस होती है, राइट, सिंपल। इसके बाद में एनर्जी से क्या रिलेशन है इसका, कौन सी एनर्जी रहेगी। एक तो एक्सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किस टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट। अगर एक्सोथर्मिक है, कैसे हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसे, तो जब रिएक्शन टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लोवर्ड, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी अगर लो हो गई उस समय हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और सिस्टम की एनर्जी कब लो होंगी, जब वो हीट रिलीज करेगा। और जब वो हीट रिलीज करेगा उस समय हम डेल्टा HF की वैल्यू कैसी लगते हैं, माइनस में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl गिविंग यू सोडियम क्लोराइड एंड HCl। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई, बिकॉज डेल्टा HF की वैल्यू कितनी है, -57 किलो जूल। माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है कि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अनदर वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज। क्यों होगी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0 डिग्री सेल्सियस बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से सिस्टम क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उस समय एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल फिर एक और दूसरा देखेंगे, सोडियम क्लोराइड को हमने अगर वाटर में डाला एक्वेस सोल्यूशन में, तो इट डिसोसिएट्स। अब वो डिसोसिएशन होने में अगेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। कितना एनर्जी ले रहा है, तो डेल्टा H0 मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल, जिसमें वो अपने आयनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स आयंस, करस्पॉन्डिंग आयंस। उस समय भी क्या होता है, वो एक्वेस सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब करता है और डिसोसिएशन दिखाता है। तो दीज आर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। एक बार अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दो तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। फिर से मॉलिक्यूल फॉर्म होगा क्या, कंपाउंड फॉर्म होगा क्या, नहीं। आइस को अगर फिर से आपने अगर उसको 0 डिग्री के ऊपर रखा तो वो आइस का क्या होगा, वाटर ही फॉर्म हो जाएगा। फिर से वो आइस होगा क्या, नहीं। फिर से हमको एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स वाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब एक बार अगर एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई तो अगर उसको फिर से हमको रीगेन करना है तो इट इज पॉसिबल, बट स्टिमुलेंट लगाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल हमको कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बट एक बार हो गई तो रिएक्शन, दैट सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी इट इज डिनोटेड बाय S। ओके, दिस इज द न्यू टर्म। तो इसका मीनिंग बुक्स में सब जगह ऐसा दिया हुआ है कि द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज मेजर्ड थ्रू एंट्रोपी, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे और रैंडमनेस इज मेजर्ड थ्रू एंट्रोपी। तो ये क्या है एक्चुअली, ये देखेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे आइस का। जब आइस फॉर्म होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू सॉलिड स्टेट, राइट। तो एक ऑर्डर्ड स्टेट है उसमें। इसमें कैसे है, मॉलिक्यूल्स एक हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में है, जिसको हम बोल रहे हैं कि दीज आर ऑल सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर की स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये एक हाईली ऑर्डर्ड स्टेट है। जब ये हाईली ऑर्डर्ड स्टेट अगर डिसऑर्डर होगा तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, लिक्विड फॉर्म में। तो अब मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखो कैसी होगी, रैंडम हो गई या फिर डिसऑर्डर्ड स्टेट में हो गई, हम ऐसा बोलेंगे। इसके बाद में लिक्विड से ही एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इस समय फिर से इसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट में हो जाएंगे। कौन से स्टेट में, वेपर फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। दिस इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस को जो हम मेजर करते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं एंट्रोपी। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक वेसल में हमने लिक्विड डाला, कोई भी लिक्विड या वाटर ही ले लो बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। तो अगर हमने इसमें कलर ड्रॉप्स डाले, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलर, कोई भी कलर ले लो,
तो क्या होता है, एकदम से हम देखते हैं कि दिस ट्रांसपेरेंट वाटर बिकम कलर्ड, जो भी कलर का हम लिक्विड ड्रॉप डालते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया है, डिसऑर्डर्डनेस या रैंडमनेस बढ़ गई यहाँ पे, राइट। ये ड्रॉप जो है वो एक या दो ड्रॉप, कितने ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए, मल्टीपल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट होके पूरे लिक्विड को उसने कलर्ड बना दिया है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। ओके, इसको हम रिलेट करेंगे चेंज इन एंट्रोपी से, तो डेल्टा टर्म यूज करेंगे। तो इसके लिए ये याद रखो, ग्रेटर इज द डिसऑर्डर्डनेस ऑफ अ सिस्टम, मोर इज द एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट रहेगा उतना उसका एंट्रोपी रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 से हमेशा ज्यादा ही रहने वाली है। सो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, राइट। ये याद रखना है, पूछते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कंडीशन पूछते हैं हमसे। और फर्दर एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आयोडीन सॉलिड स्टेट में आता है तो आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन से स्टेट में, सॉलिड में। तो इफ इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर या फिर उसका हमने एक्वेस सॉल्यूशन बनाया है तो क्या होगा, सॉलिड विल गेट कन्वर्ट टू एक्वेस आयोडीन, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा, इट विल गेट डिजोल्व्ड इन इट। उस समय क्या होगी, वो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि सॉलिड से एक्वेस स्टेट में गया, मतलब डिसऑर्डर्डनेस बढ़ गया, राइट। एक्वेस स्टेट और लिक्विड हम बोलेंगे इसको। तो सॉलिड से हमेशा बैक ऑफ द माइंड वाटर को रखो, क्योंकि डिसोल्यूशन मतलब वाटर या फिर लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर्डनेस से डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रही है, मतलब कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा एस इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, अगर हम इसको फर्दर डिसोसिएट करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म का सिर्फ ट्वाइस एज फॉर्म में हो रहा है कन्वर्जन, बट स्टेट कैसा है, गैसियस का गैसियस ही हो रहा है। इस समय भी क्या हो रहा है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, क्योंकि गैसियस का गैसियस फॉर्म में जो हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट ही है, गैस का गैस ही है ना, लिक्विड नहीं हुआ ना सॉलिड हुआ, इसीलिए डेल्टा एस इज पॉजिटिव, स्पेशल केस है ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है एंड इट इज फॉर्मिंग वाटर, है ना, H2O फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर, तो यहाँ पर डेल्टा एस कैसा हो गया, नेगेटिव। वाई, क्योंकि गैसेस जो है वो हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट है, उससे कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग, तो देयरफॉर डेल्टा एस इज नेगेटिव। सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, राइट, कंपाउंड फॉर्म कैसा स्टेट रहता है, पाउडर फॉर्म रहता है, देखा होगा लैब में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका भी कंपाउंड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो हमको बबल्स निकलते हुए दिखते हैं। तो बबल्स काय के रहते हैं, CO2 के। तो CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिसके वजह से एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है, राइट। और कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है, 0 है, मतलब इसका कुछ भी एंट्रोपी चेंज नहीं है। जो पाउडर फॉर्म में था वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड रहता है उसमें, और जो बबल्स निकलते हैं एक बीकर में से, ठीक है, देखो जैसे इसमें वाटर में हमने क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला, तो यहाँ पर सेटल्ड PPTCaO की रहती है कैल्शियम ऑक्साइड की, और यहाँ पे बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, वो रहते हैं किसके, CO2 के। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है, अगर ये बबल्स ज़्यादा निकल रहे हैं तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो देयर इज नो चेंज, क्योंकि सॉलिड से सॉलिड ही हो रहा है, 0 बोलेंगे। ओके, क्योंकि ऑर्डर्डनेस कंपाउंड फॉर्म में ही है वहाँ पर वो, इसीलिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स से आई होप ये टर्म क्लियर हो गई है, नई टर्म है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूछते हैं थियरी पेपर में इसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, की डेफिनेशन बोल रही है कि एन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, Q रिवर्सिबल टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन T at which the transfer takes place, at which the transfer takes place. Okay, again I repeat the definition. An entropy change of a system is, क्या है, जैसे कि ये इसके फॉर्मूले को भी देखते हुए डेफिनेशन को भी रीड आउट करेंगे तो इजीली ये स्टेटमेंट आप लिख पाएंगे। एन एंट्रोपी चेंज मतलब कि डेल्टा एस ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू
अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हम किस में मेजर करते हैं, QREV मतलब रिवर्सिबल, टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर इज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ये फॉर्मूले से इसको डेफिनेशन लिख लेना है कि डेल्टा एस इक्वल टू QREV अपॉन टी। ठीक है, उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगेन डेल्टा एस इक्वल टू QREV अपॉन टी, इसका यूनिट है, हीट को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, और टेम्परेचर को केल्विन में, डिनोमिनेटर में है इसलिए पर केल्विन। यूनिट इज इम्पॉर्टेंट, जूल पर केल्विन, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट्स भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ। पूछते हैं ये एंट्रोपी कैसा है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, तो वी विल से कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या, विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ कनेक्टिंग द सिस्टम, इसलिए पाथ फंक्शन नहीं है, इट इज ओनली अ स्टेट फंक्शन। तो एक लिस्ट बना लेना है आप लोगों के रिवीजन नोट्स में कि कौन से जो वेरिएबल्स है वो स्टेट फंक्शन है और कौन से पाथ फंक्शन के है करके। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, देखो जब सिस्टम का हीट इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हुआ मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे आ गए, मोशन में आ गए, तो उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, राइट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, दे विल बी इन कंप्लीट इन मोशन, तो देयरफॉर डिसऑर्डर्डनेस जो है वो सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो फिर इसीलिए डेल्टा एस विल बी प्रोपोर्शनल टू QREV, मतलब सिस्टम की हीट भी बढ़ जाएगी और एंट्रोपी चेंज जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड है वो QREV से। जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें भी यही था कि डेल्टा इज इक्वल टू QREV अपॉन टी, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड। तो कैसे, सिस्टम का हीट बढ़ा, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ा, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी सिस्टम की, उस वजह से डिसऑर्डर्डनेस बढ़ा, और उसके वजह से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू QREV। सेकंडली, हीट इफेक्टिवनेस जो है अगर इंक्रीज होता है, मतलब सिस्टम को अगर हमने हीट किया तो हीट इफेक्टिवनेस, अगर हीट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, तो अगर हमने हीट इफेक्टिवनेस को हम नोट करते हैं तो इफ इट इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस, बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिस्टम का अगर हमने हीट बढ़ा दिया तो उतना हीट हमको बढ़ाना है क्या डिसऑर्डर्डनेस करने के लिए, तो उसका रिलेशन कैसा है देखेंगे। देखो कि इफ सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, डिसऑर्डर्ड कॉज्ड इज लेस। अगर हमने थोड़ी सी हीट दे दी सिस्टम को और टेम्परेचर हमने ज्यादा रखा, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है कि डिसऑर्डर्डनेस इज लेसर। ओके, और अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, डिसऑर्डर्डनेस इंक्रीजेस रिमार्केबली। उतना ही अमाउंट ऑफ हीट हमने अगर सिस्टम को कम टेम्परेचर पे भी दिया तो डिसऑर्डर्डनेस कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका रिलेशन बताया कि डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो इसीलिए कंक्लूजन में ये आया है फाइनल, डेल्टा एस इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के QREV अपॉन टी, कि अगर थोड़ा सा हीट देने पर भी अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और डिसऑर्डर्डनेस अगर कम हो रहा है, तो इसीलिए इसका रिलेशन एंट्रोपी से कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ओके, तो दिस थिंग इज टू बी रिमेम्बर्ड। ये हमको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में काम में आएगा। सो दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म, डेल्टा एस इक्वल टू QREV बाई टी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट सेम रख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ हीट है, टेम्परेचर वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, लोअर या हायर टेम्परेचर होगा तो Q इज कांस्टेंट, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर्डनेस हम मार्क कर रहे हैं। डिसऑर्डर्डनेस मतलब डेल्टा एस जो क्या डिफाइन करता है, एस ऑफ फाइनल माइनस एस ऑफ इनिशियल। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू है उसके लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव्ड है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहाँ तक समझा है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है।